हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई आशा करते हैं कि चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और आप प्रयास करिए प्लीज़ कि थोड़ी और मेहनत कीजिए। जो वीडियोस हम डाल रहे हैं उसको प्लीज़ आप देखकर शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अपने स्तर से भी जो एमपी का है उसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, इसलिए हमें और बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अभी तक हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हुए हैं। ये अब नेक्स्ट वीडियो है। उसके बाद आज का जो वीडियो है, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955। एक्चुअली इसी का भी नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यदि आपको कुछ डाउट्स हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दिया करिए। एक्चुअली में कुछ लोगों ने कहा था ऑनलाइन क्लास के लिए या क्लास के टाइमिंग के लिए, तो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा हम ऑनलाइन क्लास अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। प्रयास करेंगे 9th यूनिट जब समाप्त हो जाएगी, जब सोशल वर्क हम स्टार्ट करेंगे तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास लें, जिससे आप डायरेक्ट जुड़कर क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन अभी भी यदि आप वीडियोस देखते हैं, यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है मन में या आपको समझ में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप करें। आगे से हम टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव कर रहे हैं, जिससे आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। और आगे हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको अपने चैनल में देंगे, जिससे आपका कुछ भी डाउट्स हो, कुछ क्लियर हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम पर्सनली भी आप लोग को जैसे ही समय मिलेगा हम आप लोग को रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। एक्चुअली ये स्वतंत्रता के पश्चात बहुत बड़ा कदम था हमारी सरकार की तरफ से। आपको पता है, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी। मतलब जो नीचे तबके के व्यक्ति थे उनको छुआछूत तो प्रॉब्लम ही थी। ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना ही उनको अपने सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप अपने मन से करने का उनके पास अधिकार था। इसलिए आप ये समझिए कि वो स्थिति बहुत ख़राब थी। और जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ, हमारे जो उस समय के संविधान निर्माता थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और आगे जो सरकार आई उन्होंने भी बहुत सारे नियम कानून लेके आए, जिससे वहाँ की जो स्थिति थी वो थोड़ा बेहतर होने लगी। और आज आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसका मुख्य आधार क्या है, ये क्यों लाया गया। इसका सबसे बड़ा आधार है अनुच्छेद 17। किसका, संविधान का अनुच्छेद 17। इसमें क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन। उसमें साफ साफ दिया हुआ है अस्पृश्यता उन्मूलन। इसका मतलब होता है छुआछूत को दूर करना। अधिनियम को 8 मई 1955 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिया गया। कि ये कहा गया, राष्ट्रपति एक्चुअली साइन किया राष्ट्रपति ने इस पूरे अधिनियम में, और इस जैसे साइन किया ये एक अधिनियम बन गया। और ये साइन करने की डेट क्या थी, 8 मई 1955। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम भारत के गणराज्य 6th वर्ष में अधिनियमित हुआ। मतलब 6वां वर्ष, कौन सा वर्ष है, 6वां, जब हम लोग का अधिनियम गणराज्य। देखिए, गणराज्य बनना और स्वतंत्रता होना दोनों अलग चीज़ें हैं। हम लोग की स्वतंत्रता मिली कब मिली, 47 में। और जो गणराज्य बना उसका संविधान लागू हुआ वो 49 में लागू हुआ। ठीक है, 49 से यदि हम लोग 6 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1955 पहुँचेंगे हम लोग। इसका एक संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 19 नवंबर 1976। तो इसमें 3-4 चीज़ें आपकी अभी मेन हो गई। पहला क्या है, ये जो पूरा अधिनियम है इसका मुख्य आधार क्या है। इसका मुख्य आधार है संविधान का अनुच्छेद 17। और ये राष्ट्रपति द्वारा अनुमति कब दी गई, 8 मई 1955 में। यह अधिनियम भारत के गणराज्य 6 वर्ष में अधिनियमित, 6 मतलब 6वें वर्ष, 6वें वर्ष में क्या अधिनियमित हुआ, संशोधन 1976 में हुआ। और 1955 में यह अधिनियम संख्या 22 है। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी है। अब हम देखते हैं इसमें कुल धाराएं कितनी हैं। कुल धाराएं 17 हैं। ये स्पेशल विशेष रूप से केवल अनुसूचित जाति समूह के लोगों के लिए यह कानून है और उनको ही यह संरक्षित करता है। अब हम लोग सभी एक एक धारा को प्रयास करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जो ये भी जो अधिनियम है ये भी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में था।
आप समझ सकते हैं कि आयोग के पास पहले से ही ये सिलेबस था, चूँकि अब इसको हटा दिया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहले साल के भी क्वेश्चन आप सब लोग देख सकते हैं, और जब यदि मौका मिलेगा तो हम भी आगे वीडियोस में पुराने क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो उन क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपने तैयारी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। धारा एक में क्या है, जो पहले भी अधिनियम था उसकी धारा में एक क्या था, एक में नाम विस्तार और कब लागू हुआ। नाम क्या है इसका, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955, ये सभी इसके नाम हैं। इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत में है। लागू कब हुआ, 1 जून 1955। देखिए राष्ट्रपति ने साइन कब किए, एक अलग मैटर है, ये लागू कब हुआ ये अलग मैटर है। तो हम लोग को लागू डेट कौन सी है, 1 जून 1955, और मई में साइन किया था किन्होंने, राष्ट्रपति ने। परिभाषाएं, एक्चुअली हर एक की परिभाषा इसलिए दी जाती है कि इस अधिनियम में इस शब्द का क्या अर्थ है। तो इसलिए जितने शब्द आए हैं उन शब्द का इस अधिनियम में क्या अर्थ है वो इसमें बताया गया। जैसे सिविल अधिकार, होटल स्थान, लोक मनोरंजन स्थान, लोक पूजा स्थान, विहित, अनुसूचित जाति की दुकान, ये सब किस में आती हैं, ये परिभाषाओं में आते हैं। दो क्लियर हुआ। धारा एक में क्या है, नाम विस्तार कब लागू हुआ, और धारा दो में क्या हुआ है, परिभाषाएं। अब धारा तीन में क्या है, धार्मिक निर्योग्यता। धार्मिक नियोक्ता का सीधा सा तात्पर्य है कि यह अधिनियम किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किसी भी पूजा स्थल, धार्मिक स्थान में जाने के लिए निर्योग्य नहीं करता, बल्कि योग्य ठहराता है। कोई भी मंदिर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सार्वजनिक धार्मिक स्थल में, वहाँ पर उसको मना नहीं किया जाएगा। ये धारा 3 है। धारा 4 में क्या है, सामाजिक निर्योग्यता। मतलब जो समाज है, समाज में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ समाज के हर व्यक्ति जा सकते हैं। जैसे सिंपल सा किराने की दुकान हो गए, लोक मनोरंजन गृह हो गए, आपने देखा होगा सिनेमाज हो गए, मार्केट हो गए, ये सब क्या सबके लिए खुले हैं। यदि ऐसे सामाजिक स्थान पर कोई रोकता है तो वो किस में आता है, सामाजिक निर्योग्यता में। मतलब कि इसके आधार पर वह रोक नहीं सकता है और उसको सज़ा मिलेगी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, धारा 5। धारा 5 में अस्पताल, जैसे अस्पताल, छात्रावास, शिक्षण संस्थान या इत्यादि संस्थानों में प्रवेश हेतु यदि कोई रोकता है कि आप ये नहीं आ सकते हैं, आप ये जगह अस्पताल छोटे लोगों के लिए नहीं है, तो ये सब आप देखेंगे। तो यहाँ पर भी यदि कोई रोकता है तो ये धारा 5 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए दंड है। धारा 6। अब देखिए एक्चुअली धारा 5 लिखा हुआ है इसमें ना, तो आप ध्यान देंगे कि मिस प्रिंट हो गया। आप इसको धारा 5 की जगह धारा 6 कर लीजिएगा, जो 7 के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। धारा 6 में क्या है, माल बेचने या सेवा करने से इनकार। यदि कोई ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा है या कोई सर्विस दे रहा है और इस आधार पर वह देने से मना कर देता है कि आप SC ST के व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में ये धारा 6 लगेगी और धारा 6 के तहत अपराध कायम होगा और उसको सज़ा दी जाएगी। धारा 7 क्या है, अस्पृश्यता उद्भूत आने अपराधों के लिए। जो अस्पृश्यता उद्भूत मतलब जिससे अस्पृश्यता उत्पन्न हो सकती है, ऐसे अपराधों के लिए भी सज़ा है। क्लियर हुआ। धारा फिर से हम लोग समझ लेते हैं। धारा 3 में क्या है, धर्म से संबंधित। धारा 4 में क्या है, सामाजिक स्थलों से संबंधित। धारा 5 में क्या है, विशेष रूप से अस्पताल, छात्रावास इत्यादि संस्थान में संबंधित। धारा 6 क्या है, माल बेचने या सेवा देने से इनकार से संबंधित। और धारा 7 क्या है, अस्पृश्यता उद्भूत आने वाले अपराधों के लिए है। धारा 3 से लेकर 7, इनमें सभी में यदि कोई अपराध करता है तो इनके लिए बराबर रूप से क्या है, कम से कम 1 महीना और अधिकतम 6 महीना, ये समय अवधि हो गई सज़ा की। और जुर्माना कितना लगे, कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 600 रुपये।
क्लियर हुआ आप लोग को? धारा 3 से लेकर 7 के बीच जितने भी अपराध होते हैं उस अपराध में कम से कम 1 महीना और अधिकतम कितना हो 6 महीना है। और यदि आर्थिक दंड देखें तो कितना है, कम से कम 100 रुपये और अधिकतम अधिकतम 600 रुपये। ठीक है। ये जो अधिकतम 600 रुपये हैं इसमें थोड़ा सा शायद एक बार कन्फ्यूज़न देख लीजिए, कहीं 500 रुपये तो नहीं है। एक बार हम आपको कंफर्म कर देंगे आपको कमेंट्स करके उसमें लास्ट में क्या है। वो शायद 500 रुपये ही है वो, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। अब लोग आगे बढ़ते हैं। धारा 7 में एक क्लॉज है, यदि कोई अपराध प्रतिशोध के आधार पर लेता है, जैसे किसी को दुश्मनी निकालनी हो और दुश्मनी के आधार पर करता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो क्या होगा वो, तो उसमें क्या होगा, कम से कम 2 वर्ष की सज़ा होगी या फिर जैसा अपराध होगा। और मिनिमम क्या हो गई उसमें दंड क्या है, 2 वर्ष का। यदि प्रतिशोध के आधार पर, देखिए अनजाने से यदि कोई करता है तो एक अलग बात है, सामान्य सजाएं हैं ऊपर, और यदि कोई विशेष रूप से प्रतिशोध के आधार पर लेगा तो उसकी सज़ा 2 वर्ष है। धारा 7 का क्या है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। यदि कानून के विरुद्ध कोई किसी से ज़बरदस्ती काम करने के लिए कहता है, ज़बरदस्ती श्रम करने के लिए कहता है, तो उससे जो अपराध होगा वो धारा 7 के अंतर्गत आएगा। और उसमें कम से कम जो सज़ा होगी वो 1 महीना ना होकर 3 महीने होगी और अधिकतम कितना होगा, 6 माह होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग किस में आते हैं, और जुर्माना कितना है, वो भी है 100 रुपये से लेकर 500 रुपये। आप समझ पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं? आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप कमेंट्स करेंगे तो आपको समझ में, यदि कोई टॉपिक नहीं आता तो केवल देखिए नहीं, केवल आप हमें बताइए ज़रूर कि उसमें कहीं कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वो ज़रूर आप बताएं। ठीक है, देखिए इसमें जो दिया हुआ था, हाँ वो धारा 7 है। धारा 7 में क्या है, वो 500 रुपये ही है। ठीक है, ये प्लीज़ आप उसको 600 की जगह उसको 500 कर दीजिएगा जब शॉर्ट नोट बनाइएगा तो उसमें, या हम दूसरा जो नोट्स करेंगे उसमें हम ये जो करेक्शन है वो करेक्शन हम सही कर देंगे। जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हम करेक्शन कर देंगे, इसमें 600 रुपये की जगह 500 रुपये ही आपको लिखने हैं। ठीक है, अब धारा 8 में आते हैं हम लोग। कुछ दशाओं में लाइसेंस या अनुज्ञप्तियों को निलंबित करना, कुछ दशाओं में, ठीक है, इसमें दशकों में लिखा हुआ है, ये भी मिसप्रिंट है, तो इसमें दशाओं में लाइसेंस या अनुज्ञप्तियों को निलंबित करना, मतलब किसी को कोई को लाइसेंस दिया है, मान लीजिए एक छोटी सी रेलवे में कोई शॉप है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है, यहाँ पर वो करेगा, और उस लाइसेंस में वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इस अपराध के तहत उसको दोषी माना जाता है, तो सरकार चाहे तो उसका लाइसेंस को निरस्त कर सकती है। यह न्यायालय के पास केस जाएगा तो यह अधिकार किसके पास है, न्यायालय के पास है, वह इसका लाइसेंस को निरस्त कर सकती है। ठीक है, धारा 9 में क्या है, सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का निलंबन या पुनर्ग्रहण। मान लो कोई ऐसी संस्था है, शिक्षण संस्था, जो सरकार से ऐड प्राप्त करती है, सहायता प्राप्त करती है, किसी कारण उसने भेदभाव किया, अपराध कायम हुआ उसके साथ, तो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, वह इस जो भी उसका अनुदान था उसको निलंबित कर सकती है, या फिर बाद में यदि उसको वापस कर सकती है। तो ये सब अधिकार किसके पास हैं, ये है आपका सरकार के पास, धारा 9 के तहत। धारा 10 क्या है, लोक सेवक द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण से सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब भी कोई भी लोक सेवक कोई कार्य करता है और वह न्यूट्रल होकर काम नहीं करे, वह किसी मन की भावना पहले से बना ले और उसके आधार पर दुष्प्रेरणा, मतलब जो उसकी प्रेरणा हो वो गलत तरीके की सोच के आधार पर कोई काम करता है, तो वो कहलाएगा लोक सेवक द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण का अपराध, वह धारा 10 में। ठीक है, अब धारा 11 में क्या है, पश्चातवर्ती दोष सिद्ध। ये पश्चातवर्ती शब्द क्या है, इसका अर्थ होता है जब कोई
एक बार अपराध कर देता है और उस अपराध को वह दोबारा करता है तो वो कहलाता है पश्चातवर्ती दोष। जैसे कोई भी है, किसी से एक बार अपनी दुकान में अपमानित किया उसने, जाति विशेष कोई शब्द कहे या कुछ भी ऐसा कहा उसने, तो उसके पास एक केस बनता है। तो उस केस को क्या करता है, मान लीजिए केस हो गया, सज़ा काट ली, वापस फिर वही काम करता है, तो वह कौन सा कहलाएगा अपराध? तो वह कहलाएगा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि। इसमें यदि दूसरी बार अपराध करेगा तो क्या करेगा वो? कम से कम 6 महीना उसको और अधिकतम 1 साल की आपकी सज़ा होगी। और जुर्माना कितना होगा? 200 से लेकर, देखिए इसमें भी मिस्टेक है, ये जो 11 नंबर है थोड़ा मिसप्रिंट टाइपिंग में, जिससे हम टाइप करवाते हैं थोड़ा सा वो ध्यान देना पड़ेगा अभी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें। अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो क्या है, 200 से 500 रुपये है ये, उसको 500 का प्लीज़ कर लीजिएगा। और जो तीसरी बार यदि वो अपराध करता है तो क्या होगा? 1 वर्ष से 2 वर्ष कम से कम उसको सज़ा मिलेगी और जुर्माना मिलेगा 500 से लेकर 1000। आप ये समझिए जितने भी हैं नोट्स हैं, वो नोट्स में जो भी मैनुअल मिस्टेक है उस मिस्टेक को आप ये समझिए, जब हम अपलोड करेंगे या हम देंगे आपको नोट्स, वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से हम उसको ध्यान से देखें, जहाँ कोई गलत है या दिक्कत है तो हम उसको सुधार करके देखें। और हम जब आपको नोट्स दे भी दें और नोट्स देने के बाद भी यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं यहाँ डाउट है, वीडियो में ऐसा बताया गया है या हमने पढ़ा है यहाँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, तो हम उसको करेक्ट करके फिर से हम दोबारा उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? धारा 12, कुछ मामलों में न्यायालय की उपधारणा। मतलब न्यायालय चाहे तो किसी भी आधार पर, जैसे जहाँ की इस अधिनियम के अधीन अपराध जब तक साबित ना हो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह कार्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया। मतलब वो पहले से पूर्वानुमान लगा लेगा न्यायालय कि आपने किया है, आप प्रूव कीजिए कि आपने नहीं किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? यह है धारा 12 के अंतर्गत कुछ मामलों में न्यायालय की ये उपधारणा है कि न्यायालय ही चाहे तो वो प्रूव करने के लिए सामने वाले को कह सकता है कि आप ही बताओ कि आपने नहीं किया हुआ है। अब है धारा 13, सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं, इस सिविल न्यायालय के अधिकारी का इस अधिनियम पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली धारा को न्यायालय न स्वीकार करेगा न चालू रखेगा। जो धारा 13, ध्यान समझिएगा, सिविल जो न्यायालय है उसका उसकी अधिकारिता है इसके पास, उसका पावर है इसके पास, और वह चाहे तो जो अन्य अधिनियम है, वो अन्य अधिनियम हैं यदि इस पर कोई नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं तो वह इस नेगेटिव प्रभाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही न्यायालय उसके लिए स्वीकारेगा किसी भी प्रकार का। धारा 13 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता से तात्पर्य, अधिकारी लिखा है उसमें, उसको भी करेक्शन करना है। अधिकारिता से तात्पर्य ये है कि इसमें कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला कोई यदि ऐसा अधिनियम या ऐसा कोई केस या ऐसी कोई बात न्यायालय के समक्ष आती है तो न्यायालय स्वतंत्र है, वह इस चीज़ को, ये अधिनियम ये आग ऊपर रखेगा और बाकी को नीचे रखने का उसके पास पावर है, ना ही स्वीकार करेगा वो। धारा 14 में क्या है? कंपनी द्वारा अपराध। कोई कंपनी है जिसमें कोई काम करते हैं बहुत सारे लोग, उसमें से सामान्य वर्ग भी काम कर रहा है, SC ST भी काम कर रहे हैं, यदि कोई ऐसी किसी जाति सूचक या ऐसा कोई अपराध इन सब के अंतर्गत आता है तो धारा 14 के अंतर्गत यह अपराध कायम होगा। 14 का क्या है? राज्य को सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही में संरक्षण है। मतलब कोई राज्य सरकार किसी भी आधार पर कोई काम करती है, मान लीजिए कोई एक ऐसी जो अनुसूचित जाति है उनकी बस्ती है, वहाँ से कोई रोड निकालनी है या हाईवे निकल रहा है तो उनको विस्थापित करके कहीं और शिफ्ट किया गया और उनमें कुछ बोलने की नहीं, यह दुर्भावनावश किया गया है तो और केस करें तो उस स्थिति में यह न्यायालय में केस नहीं जाएगा, क्योंकि जो
सरकार कर रही है वो लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है, इसलिए किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं मानी जाएगी और पहले से ही संरक्षण मिलेगा इनको। अपराध 15 क्या है? इसमें धारा 15 क्या है? अपराध का संज्ञेय या संक्षिप्त विचारणीय होना। संज्ञेय मतलब क्या होता है? गैर जमानती होना। ठीक है। इसके लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर पालिका का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा कि कैसा है, इसको जमानत मिलनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या क्या स्थिति है। इनका अधिकार किसके पास होगा? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ये कैसा है? संज्ञेय या संक्षिप्त विचारणीय, असंज्ञेय विचारणीय। ये तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञेय या संक्षिप्त विचारणीय होगा। ठीक है। अब 15 काम में आते हैं हम लोग। इसमें क्या है? अस्पष्टता का अंत करने से उत्पन्न अधिकार संबंधी, मतलब यदि सरकार कुछ ऐसा काम करती है या कोई ऐसा पीड़ित है जिसको इस अ, समाज में कुछ ऐसे लोगों ने परेशान किया हुआ है, उसको परेशानी हुई है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह पीड़ित व्यक्ति को पूरी सहायता प्रदान करे, आर्थिक सहायता दे, उसके लिए कमेटी का गठन करे, उसकी व्यवस्था करे। मतलब जो भी उसके कल्याण के लिए कार्य सरकार कर सकती है तो वो बिल्कुल उसको करना है। ये धारा 15 का के अनुसार है। धारा 16 क्या है? अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोहण, मतलब कोई और ऐसी विधियां हों जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करती हों, एक दूसरे को काट रही हों, तो उस स्थिति में ये अधिनियम क्या होगा? उस बाकी अधिनियम से ऊपर होगा। इनमें साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब कोई और दो कानून एक जैसे हो रहे हों तो उस कानून में यदि ये कानून दूसरा कोई कानून बराबर की स्थिति में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में इस धारा के तहत यह कानून, यह जो अधिनियम बाकी से बेहतर होगा, इससे ऊंचा होगा। 16 का में क्या है? 14 वर्ष से अधिक आयु के अपराधी पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध लागू ना होना। मतलब ये जो अधिनियम है परीक्षा ला, वो उसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के अपराधी पर क्या उपबंध लागू ना होंगे। क्लियर हुआ? एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए नया ये जिसने पहले नहीं पढ़ा है इस तरह के अधिनियम, तो थोड़ा उसको दिक्कत ज़रूर है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा बार बार रिवीजन करेंगे, समझेंगे। कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। देखिए कोई भी चीज़ शुरू में ज़रूर कठिन लगती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं, एक बार दो बार शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो आपको बेहतर अच्छा लगेगा। ठीक है। अब देखिए धारा 16 जो है उसी में नेक्स्ट है, इसी में नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति क्या है? ये सरकार के पास है। ये सरकार के पास है। सरकार क्या करेगी? सरकार नियम बना सकती है। पूरी रिपोर्ट को सरकार का कर्तव्य है कि सदन के पटल पर रखे, क्या क्या सरकार ने प्रयास किए हुए हैं, क्या क्या आगे करना है, इस सब की जानकारी वह इस प्रतिवर्ष रिपोर्ट के माध्यम से सबको, जितने भी संसद के दोनों सदन हैं वहाँ रखेगी, उसको बताएगी कि हम ये प्रयास कर रहे हैं। इसका दायित्व तो 16 धारा 16 में है। ठीक है। धारा 17 क्या है? धारा 17 निरसित, मतलब इसके पहले और भी ऐसे नियम थे जो इसको काट रहे थे। ऐसे बहुत सारे नियम थे जो इसके ऊपर थे या अलग थे। तो उस कंडीशन में ये कौन सा नियम लागू होगा? जितने भी नियम सब हट जाएंगे और यह नियम उसमें लागू होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। मतलब ये ऊपर के जो 16 दिए हैं, 16 में है। 16 का अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोहण होगा, 16 का में है। 14 वर्ष वाला हो गया। ये 16 जो खा है, इसमें क्या हो? नियम बनाने की शक्ति किस में आ रही है? ये आ रही है आपकी, ये 16 खा है, इसमें आएगी नियम बनाने की शक्ति। मतलब कहने का मतलब ये आप समझिए कि राज्य सरकार इसमें नियम बना सकती है, आगे के प्रयास कर सकती है, इसकी रिपोर्ट सदन में रखवाएगी। ये 16 किस में आएगा? खा में आएगा। जो थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग है वो अभी और ध्यान से प्रयास किया जाए कि इसमें मिस प्रिंट ना हो,
लेकिन हाँ, जो आपको नोट्स देंगे पूरा प्रयास करेंगे कि वो नोट्स एक भी तरीके से कुछ भी मिस्टेक ना हो, और यदि कुछ होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान से, क्योंकि मैनुअल देखिए, मैनुअल जो मिस्टेक होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो ही जाती है। यदि हमने इसको देखा, कभी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कभी मिस प्रिंट हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आज का था आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब हम लोग प्रयास करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, आप समझिए कि 2 4 करीबन 5 और होंगे। वो भी हम एक ही दिन करके आज शाम को हम फिर एक अपलोड कर देंगे आपका एक सामाजिक विधान, जिसे जो हमने प्रयास सोचा है कि इस अगस्त के लास्ट तक पूरा सामाजिक विधान ख़त्म कर दें, और फिर हम सोशल वर्क के डेली टॉपिक प्रयास करेंगे कि वो लेते आएँ, उस पे डिस्कशन हो, और उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या, पूरे नोट्स बनाकर रखना एक जैसा जो आपको पढ़ना है, नोट्स तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिले जुले हैं, जिसमें बहुत चीज़ें हैं, यूजीसी नेट का नोट्स हैं या सब सब साथ में हैं, तो वो उससे आप लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको इस सिलेबस टू सिलेबस के बेस आपको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आराम से आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से प्रयास कीजिए कि आपको ये जो टॉपिक है वो तैयार हो जाए। ठीक है, और कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट्स की ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।